हौसला बढ़ाना है, क्यों रूठे रूठे हवा इरादे बुलंद है, रोशन सब सितारे हैं, जो बड़े बड़े ख्वाब तेरे अफसाने तेरे संग है, हौसला बढ़ाना है, सितारे हैं। बताओ मिलके आओ साथ में जीते दुनिया सारी, साथ में जीते दुनिया को। Shining brother in us, बुलंगे आवाज़, बुलंगे आवाज़, बुलंगे आवाज़। गुड डे इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं, फिट हैं। और आज हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेशन है, वन ऑफ द हमारा जो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम होता है उसके अंतर्गत जो हमारे सेशंस होते हैं उसमें एक इम्पोर्टेंट जो है सेशन आज हम लोग करने वाले हैं। सो आज हम लोग अपना सेशन जो है स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग मुझे एक बार मैसेज करके बता दीजिए कि आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्लियर, आप लोगों को मेरी स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है। और आप लोग मुझे मैसेज चैट बॉक्स में एक बार ड्रॉप करके बताएं कि आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है। जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का प्लीज एक बार नाम लिखें ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को जो है मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। यस, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ओबेसिटी। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हमारा जो कोई भी टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो भी सेशन होगा वो किस टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा, हम लोग किस पे डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में हम लोग एक दूसरे से पहले से ही डिस्कस कर लेंगे, एक दूसरे को बता देंगे। मैं आपको बता दूंगी और अगर आप चाहते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक कोई टॉपिक हो, हमें लगेगा कि उसके उससे रिलेटेड बहुत सारी मेडिसिन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है और हम उसके बारे में आपको बता सकते हैं, तो हम उस टॉपिक को जो है कंसीडर करेंगे। और लास्ट सेशन में हमने कंसिडर किया था जो हमारा टॉपिक है दैट इज ओबेसिटी। यस, आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये जो डायग्राम बनाया हुआ है व्हाट इज ओबेसिटी लिख करके, ठीक है। इसमें कुछ भी बताने की या कोई नई चीज नहीं है जो आप नहीं जानते हैं या जो आपसे फेमिलियर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम ये होती है, किस किस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते हैं, किस कारणों से ये होती है। बस आज हम लोग एक ब्रीफ जो है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे यहाँ पर, ताकि आप लोग उन सभी पॉइंट्स को कलेक्ट कर सके आपस में, ताकि आपको पता चले कि हमको किन चीजों को फेस करना है, किन चीजों को हमको ध्यान देना है, किन चीजों
के ऊपर हमें फोकस करना है, ताकि हम अपनी खुद की प्रॉब्लम, हमारे जो नेबर्स हैं उनकी प्रॉब्लम, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, उनकी प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस कर सके, उसको सॉल्व कर सके, उनको अच्छे से अच्छा जो है हम लोग सजेशन दे सकें। ठीक है, आज हम लोग कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जो है वो बात नहीं करने वाले हैं। प्रोडक्ट के बारे में बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ओबेसिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है या हमको क्या करना चाहिए मेडिसिनल वे में, जैसा कि हम लोग अपने डे जाए की जो प्रोडक्ट्स है उसमें मेटाबॉलिक स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ये तीनों जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जो भी कोई ओबेसिटी का पेशेंट आता है या फिर कोई ऐसा पेशेंट आता है जो हमको कंप्लेन करता है कि हमें बहुत ज्यादा जो है वेट गेन हो रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे जो कॉजेस हैं, क्या उसके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, क्यों वो चीज हो रही है, इन केस अगर हमारे आसपास में कोई भी ओबेस पेशेंट है तो हम कैसे जो है उसको बताएंगे कि आप ओबेस हो, किस तरीके से हम लोग बोलते हैं तर्क वितर्क करके उसको बता सकते हैं कि यस आप ओबेसिटी जो क्राइटेरिया दिया गया है उसके अंदर आते हो, और आपको अपनी हेल्थ को कंसीडर करना चाहिए, और स्ट्रिक्टली कोई ना कोई जो है आपको कदम उठाना चाहिए अपनी हेल्थ से रिलेटेड, ना केवल खुद के लिए बल्कि अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहोगे तो हम हेल्दी रहेंगे, हमारी पूरी फैमिली हेल्दी रहेगी, एंड हमारा जो पूरा कंट्री है वो भी हेल्दी रहेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओबेसिटी। ठीक है, क्यों होती है, अगर कोई पेशेंट आपके पास में है तो आप उसको आसान सी भाषा में बोले तो आज मैं आपको डराने आई हूं कि ओबेसिटी कितनी भयानक परेशानी हमारे सामने खड़ी कर सकती है। ठीक है, तो आप लोग डर जाएं पहले से ही, इस चीज को बहुत सीरियसली लें और जल्दी से अपना पेन और अपनी डायरी निकाल लें, क्योंकि हो सकता है कुछ पॉइंट्स ऐसे इंपॉर्टेंट आपको इसके अंदर मिल जाएं कि आप उसको लिखें और वो कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में आपको काम आए। ठीक है, सो हम लोग अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, ओबेसिटी। ये एक ऐसी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो हम लोग फेस कर रहे हैं। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम बोलेंगे कि ये पेशेंट जो है वो ओबेज है, या इसको ओबेसिटी है, या मुझे ओबेसिटी है, या अगर हमें ओबेसिटी की बात करनी है तो हम किस तरीके से जो है उसके बारे में बता सकते हैं। तो हमें इन पॉइंट्स का, इन चीजों का ध्यान रखना है। हमको हमारे साथ में जो हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं या हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उन लोगों को हमें ये बताना है कि ऐसी कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, एडिपोज टिश्यू की, जो जिसकी वजह से फैट सेल्स जब डिपॉजिट हो जाते हैं या फैट सेल्स बढ़ जाते हैं, वो जगह कहीं भी हो सकती है, चाहे आपका बेली हो सकता है, थाई रीजन हो सकता है। जनरली जो ओबेस पेशेंट होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि फीमेल्स के अंदर जो थाई पोर्शन है वहां पर और हिप्स पे बहुत ज्यादा जो है फैट डिपोजिशन होता है, जबकि मेल्स के अंदर जनरली जो हमको फैट डिपोजिशन देखने को मिलता है वो बेली फैट जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द एडिपोज टिश्यू यानी कि जिसके अंदर फैट होता है, ठीक है, उन सभी जो एडिपोज टिश्यू उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। किस कारण से, जब हमारे जो फैट सेल्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं या फिर उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, हाइपरट्रॉफी वर्ड को इतना सीरियसली नहीं लेना है, बस आप एक तरीके से मोटा मोटा इसको ये समझें कि हमारी बॉडी के अंदर फैट सेल्स जो है वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से एडिपोज टिश्यू की ग्रोथ जो है हमारी बेली के इसमें या हिप में या थाई में हो रही है। ठीक है, फैट सेल्स का या तो नंबर बढ़ रहा है या फिर उसका साइज बढ़ रहा है, दोनों में से कोई भी जो है चीज हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट या डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल कि उसको किस टाइप की ओबेसिटी है। बहुत सारी टाइप्स की ओबेसिटी होती है, लेकिन हम लोग आज उसके बारे में नहीं पढ़ने वाले, आज हम लोग जस्ट एक ब्रीफ जो है डिस्कशन करेंगे। थैंक्स टू हमारे जो सीएमडी मैम हैं और एमडी सर हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर आज हम लोग यहाँ पे साथ में डिस्कस कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं कि व्हाट इज ओबेसिटी एग्जैक्टली, क्या होता है, क्यों होता है, अगर मैं आपको बता पा रही हूँ हमारी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत, क्योंकि उन्हीं ने हमको बोला है कि हम लोग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जो है इसके अकॉर्डिंग जो है डिसाइड करेंगे, बताएंगे, सेशंस लेंगे और लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट ओबेसिटी के रीजंस जो है आप देख सकते हैं डायग्राम में। नो एक्टिविटी, वहां पे एक सोफा बनाया गया है ग्रीन कलर का, बहुत आरामदायक दिख रहा है एकदम,
स्पॉन्जी सा दिख रहा है, जिसके ऊपर बैठते से ही आराम करने का मन करता है। ठीक है, हमारे आयुर्वेद में एक टर्म आती है कि जो इंसान खड़ा रहता है और उसको बैठने की इच्छा होने लगे, जो इंसान बैठता है और उसको सोने की इच्छा करे, तो उसको कभी ना कभी फ्यूचर में, यानी कि ये पूर्व रूप में बताया है कि अगर ऐसा होता है तो उसको लाइफ में आगे, अगर आप ध्यान देंगे या अगर आपने नोटिस किया होगा, तो उनको ओबेसिटी तो होगी ही, साथ में डायबिटीज यानी कि मधुमेह होने के चांसेस जो है वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी जो हमारी हार्ट रिलेटेड और ब्रेन रिलेटेड और लीवर रिलेटेड और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीजेस हैं, कहीं ना कहीं ओबेसिटी की वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, बहुत ज्यादा हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है। तो उसके बारे में आज हम लोग आगे बताएंगे। सो नो एक्टिविटी मीन्स, अगर आप फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, अगर आप फिजिकली कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर आप अपनी बॉडी को बहुत आरामदायक पोजीशन में रखते हैं, तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप फ्यूचर में ओबेस हो सकते हैं, या फिर प्रेजेंटली हो सकता है कि आप भी ओबेसिटी के साथ में डील कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडोक्राइन डिजीज। बहुत सारी सी क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स डिपेंड होते हैं हमारे ऊपर, कुछ फैक्टर्स हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एबनॉर्मेलिटीज आ रही है, उसमें 50% चांसेस है कि वो हमारी लाइफस्टाइल, इम्प्रॉपर स्लीप, मतलब जो भी खाना हमें खाना नहीं है, जैसे नीचे एक और पॉइंट आ गया है अनहेल्दी फूड, क्योंकि पॉइंट आ गया है तो मैं उसको साथ में मर्ज कर रही हूँ। अनहेल्दी फूड अगर आप ले रहे हैं, आपकी स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो भी अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे, आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगे, और फाइनली कोई ना कोई तरीके की डिजीज जो है वो आपको हो जाएगी। उसमें से एंडोक्राइन डिजीजेस हो सकती है। फीमेल्स के अंदर आप लोग देख सकते हैं पीसीओडी जो है बहुत ज्यादा कॉमन डिजीज है। मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर कंबाइंडली अगर हम देखें तो डायबिटीज हो गया। हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि हमारा हार्ट बहुत वीक हो गया है। एक दिन में या एक महीने में या एक साल में हार्ट जो है वो वीक नहीं होता। आपकी लाइफस्टाइल आप किस तरीके से जीते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका हार्ट कितना मजबूत होगा, आपकी बॉडी कितनी हेल्दी होगी, आपकी इम्यून पावर कितनी अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज हेरिडिटरी प्री डिस्पोजिशन। इसका मतलब ये होता है एंडोक्राइन डिजीजेस में, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि भाई 50% गलती आपकी है ना, या 50% गलती मेरी है, इसमें हमने मान लिया कि हमारा काफी हद तक हाथ हो सकता है। बट अगर कोई पेशेंट है जो हेरिडिटरी ही उसके अंदर ऐसे जीन्स आए हैं कि उसकी बॉडी जो है वो ओबेज रहेगी, उस केस में भी आप ओबेसिटी को अपने सामने एक बड़ी प्रॉब्लम की तरह देख सकते हैं। लेकिन हर चीज का सोल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि आप बोल दें कि हमारे तो दादाजी भी मोटे थे, हमारे दादाजी भी ओबेस थे, हमारे फादर भी ओबेस थे, हमारे फादर के इसमें भी मोटापा था, हमारी मदर भी ओबेस थी, वो भी मोटी थी, तो हम भी मोटे हैं, हम क्या करेंगे। ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इस चीज से अफेक्ट होती है, और अल्टीमेटली जो है हमारा फेट होता है कि हम ओबेस या ओबेसिटी या कोई भी बहुत सारी तरीके की जो डिजीजेस हैं इसका सामना हमारी लाइफ में करते हैं। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा एक इम्पॉर्टेंट जो है रीजंस क्या हो सकते हैं ओबेसिटी के, वो मैंने बताए हैं। कैसे पता चलेगा आपको, आप कैसे बोल सकते हो कि भाई हमको जो है ओबेसिटी है ना, कैसे क्लासिफाई करोगे। एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताया गया है। हमारे बॉडी का जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, ठीक है, किस तरीके की आपकी बॉडी है, कितनी हाइट है, कितना वेट है, ये हम सभी जानते हैं। हम स्टार्टिंग से बचपन से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये सारे जो है गुणा भाग करते हैं। अगर आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि अगर आपको मेजरमेंट करना हो तो आप इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। कोई भी आपके सामने इंसान है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं अपनी बात करती हूँ, तो एक हमने एग्जाम्पल लिया, कोई भी एक एडल्ट है जिसका वेट 70 केजीज है, ठीक है, 70 किलो का कोई आदमी या औरत है, और उसकी हाइट जो है वो 1.75 मीटर है। यहाँ ध्यान रखिए, इंचेस में या सेंटीमीटर में हाइट नहीं चाहिए, हाइट हमें चाहिए मीटर में। ठीक है, तो उसका बॉडी मास इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे, उसके वेट अपॉन उसका जो हाइट है उसका मीटर स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमको एग्जैक्टली उसका बॉडी मास इंडेक्स आ जाता है।
ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स निकालने का मेन इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, क्योंकि हम देखते हैं कोई पेशेंट है जो बहुत ज्यादा हेल्दी है बट उसकी हाइट बहुत कम है, और वही उसी उतना ही मोटापा या उतनी ही हेल्दीनेस या उतनी ही पफीनेस अगर हम किसी एक लंबे हाइट वाले पेशेंट में देखते हैं तो उसको हम ओबेस नहीं बोलते हैं। उसका क्या रीजन है कि यहाँ पे वेट से जो हाइट का रेशियो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वहां ओबेसिटी जो है वो कम होती है या कम दिखाई देती है, एंड हैंस हम बोल सकते हैं कि वो पेशेंट ओबेस नहीं है, वो ओवरवेट है या वो अंडरवेट है या वो फिट है। ठीक है, तो एक इस तरीके से आप जो है अपना बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं। ये एक तरीके से वेट और हाइट का कॉमनली यूज्ड होने वाला एक फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं जनरली एडल्ट्स के अंदर। ठीक है, हालांकि आजकल तो हमारे पास बहुत ज्यादा जो है चार्ट्स अवेलेबल है नेट पे, आप उसको सर्च करके देख सकते हो कि इस वेट का अगर इंसान है तो वो जो है उसका क्या होगा, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। बट दिस इज हाउ हम लोग बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे और हम फाइनली जो है एक रिजल्ट दे सकते हैं हमारे साथ वालों को, हमारे नेबर्स को, हमारे फ्रेंड्स को कि चलिए आप इस तरीके से अपने बॉडी मास इंडेक्स को मेजर करिए और हमें बताइए कि आप ओबेस हैं कि नहीं है, या चलिए हम आपको बताते हैं कि आप ओबेस है कि नहीं है और इसके लिए आपको आगे क्या करना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ आवर बॉडी का बॉडी मास इंडेक्स जो है वो डिवाइडेड है। आपने डिवाइड तो कर लिया बट जो वैल्यू आई है उसको आप कैसे समझेंगे। ठीक है, ये सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझना है कि आपका जो आंसर आएगा उस आंसर के अंदर अंडरवेट अगर आपका 18.5, यहाँ पे कॉमा आपको दिख रहा है बट उसको आप नेग्लेक्ट करिए, कॉमा नहीं है, दैट इज 18.5। अगर आपका 18.5 से कम आता है मींस आप अंडरवेट है। कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, भाई मैं बहुत दुबली हूँ या मैं बहुत दुबला हूँ, है ना, आप मुझे वजन बढ़ाने की दवाई दो। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, हमारे आयुर्वेद में अष्टोनिंदितीय लोगों का वर्णन किया गया है, 8 प्रकार के निंदित पुरुषों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसमें अति कृश भी आता है साथ में और अति स्थूल भी आता है, यानी कि जो बहुत ज्यादा मोटा पर्सन है या बहुत ज्यादा जिनको ओबेसिटी है, जो बहुत ज्यादा हेल्दी पर्सन है, उनकी बॉडी भी ठीक नहीं है, उनकी बॉडी भी हेल्दी नहीं है। और उसी जगह सेम अपोजिट वे में अगर हम देखें जो बहुत ज्यादा पतला है उसकी बॉडी या वो भी फिट नहीं है। बट जहां पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि यहाँ पे अगर एक मोटा पर्सन है यानी कि एक ओबेज यानी कि एक हेल्दी पर्सन है, हेल्दी यानी कि ओवरवेट, ओके, और यहाँ पे एक पतला पर्सन है, तो उन दोनों के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो बॉडी तो दोनों की ही फिट नहीं है। बट अगर हम कंसीडर करें कि हमें ये ध्यान रखना है किस पेशेंट में बहुत अच्छी तरीके से जो है उसकी मेडिसिन ठीक हो जाएगी, मेडिसिन से जो है उसकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, तो हम देखेंगे कि जो पतला वाला पेशेंट होता है, ठीक है, यानी कि जिसका वेट कम है, वो ज्यादा फायदे में रहता है इस कंडीशंस में। ठीक है, तो हमें अगर कोई पेशेंट अपने पास आता है और बोलता है कि भाई हम बहुत पतले हैं हमें मोटा कर दो, तो पहले तो आप उसको सजेस्ट करिए कि पतली बॉडी, फिट बॉडी अच्छी है, इसको ज्यादा मोटा करने के चक्कर में आप ना पड़े। बट अगर आप चाहते हो कि आप फिट रहो तो आप अच्छे से हेल्दी डाइट लें, इस तरीके की अपनी न्यूट्रिशनल रिच जो मेडिसिन है, जैसे हम लोग सुपर फूड देते हैं बहुत सारे पेशेंट्स को, कैल्शियम देते हैं, HB+ देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, रिच बेरीज जूस देते हैं, तो ये सभी चीजें आप उनको बोल सकते हो लेने के लिए। अश्वगंधा टैबलेट्स आप बोल सकते हो लेने के लिए। यहाँ पे एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, अश्वगंधा जो टैबलेट्स है उसमें अगर आप कभी भी पेशेंट को आप दोगे तो आपको उनको ये बताना है कि अश्वगंधा जो टैबलेट है वो रात के समय पे जब भी आप लेंगे तो उसको दूध के साथ लेना है। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या इसके अंदर होती है, अश्वगंधा का जो अनुपान बताया गया है वो दुग्ध बताया गया है। ठीक है, यानी कि मिल्क, अगर आप मिल्क के साथ उसको देते तो उसका इफेक्ट और अच्छा होके आता है, यानी कि और इनहेंस होके आता है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर हमने किसी भी पेशेंट को अश्वगंधा टैबलेट दिया, सुबह शाम दोनों टाइम अगर वो दूध से नहीं ले पा रहा है देन इट्स ओके, बट एक बार आप कोशिश करें कि आप जो है दूध से लें, चाहे वो आधा कप दूध लें, चाहे आधा ग्लास दूध लें, चाहे 1 ग्लास दूध लें, इट्स अप टू हिम और हर कि वो किस तरीके से जो है लेना चाह रहे हैं मेडिसिन को।
ठीक है। सो 8.5 से अगर 18.5 से अगर कम जो है बीएमआई हमारा पेशेंट का या कोई भी इंडिविजुअल है उसका आता है बॉडी मास इंडेक्स, तो वो होता है अंडर वेट, यानी कि जितना वेट उसका होना चाहिए उससे उसका वजन जो है वो कम है। नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम देखें तो 18.5 से लेके 24.9 तक की जो वैल्यूज लाई करती है वो एक नॉर्मल या फिट बॉडी के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि लाई करती है। एंड जो ओवरवेट पेशेंट्स होते हैं उनकी जो बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, वो 25 से ज्यादा होता है, 29.9 हम लोग बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका नॉर्मल है उसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे बढ़ रहा है तो देन इट इज ओके, लेकिन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि बहुत ज्यादा ना बढ़े। अगर आपका यहाँ पे वेट बढ़ रहा है, बीएमआई अगर आप देख रहे हैं कि इंक्रीज आ रहा है, तो आप उसको किसी भी तरीके से कोशिश करें कि वो नॉर्मल पे आए। ठीक है। हम लोगों का क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम सेशन होता है ना, मैंने अभी आपको बॉडी मास इंडेक्स निकालना बता दिया है, तो अभी नेक्स्ट सेशन में आप लोग सभी अपना अपना इंडिविजुअली बॉडी मास इंडेक्स निकालेंगे और देखेंगे कि यस मैं नॉर्मल बॉडी में हूँ, या मेरा ओवरवेट है, या मैं ओबेज हूँ, या मैं एक्सट्रीमली ओबेज हूँ, या मैं अंडरवेट हूँ। ये डिग्रीज याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप अपनी नॉलेज के लिए रख सकते हैं साथ में। देन 30 से 34.9 के बीच में अगर वैल्यूज जो है वो लाई कर रही है, तो अब आपको समझ लेना है कि ये ओबेस पेशेंट है। मतलब इसके अंदर हमको खतरे की घंटी दिखाई देनी शुरू हो गई है। एंड एक्सट्रीमली ओबेस जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो हमारा बीएमआई आता है वो 35 से ज्यादा आता है। ठीक है। आपने ट्रैफिक सिग्नल्स पे देखा होगा कि जब हम लोग रोड क्रॉस करते हैं तो वहां पे रेड लाइट चलती है। ठीक है। ऑपरेशन थिएटर में आपने देखा होगा कि वहां पे रेड लाइट चलती है, आईसीयू के बाहर रेड लाइट चलती है। ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे रेड जो कलर है उसमें बॉडी को इंडिकेट करने का मतलब यही है कि आपको यहाँ पे सतर्क हो जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना है कि पहले हम ओवरवेट होंगे, फिर हम ओबेज होंगे, फिर हम एक्सट्रीमली ओबेज होंगे और उसके बाद में हम अपनी बॉडी के लिए कुछ करना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है। आपको पहले से ही जो है उसके लिए काम करना स्टार्ट कर देना है। अपने साथ वालों को भी सजेस्ट करना है कि आप इस तरीके से जो है ध्यान दें, अपनी बॉडी के लिए कुछ करें। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग, जैसे अगर आपने बोला कि हमको ओबेसिटी के बारे में जानना है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कैसे पता करोगे कि कोई पेशेंट ओबेस है। ठीक है। तो मेन जो उसका बेस है दैट इज बॉडी मास इंडेक्स, उसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हो कि कोई पेशेंट ओबेस है कि नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आ जाते हैं, बोलते हैं कि मैं बहुत मोटा हूं और मुझे वेट कम करना है, जबकि उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट जो है वो बराबर है, तो उनका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो नॉर्मल वैल्यू के अंदर लाई करता है। ठीक है। उस केस में बहुत ज्यादा हमको उसको जरूरी नहीं है कि हम कोई मेडिसिन उसको दें वेट बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, जस्ट उसकी सिंपल काउंसलिंग करनी है। हम लोग उसको न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो है ड्रग्स हमारी दे सकते हैं, रिच बेरीज दे सकते हैं, अश्वगंधा दे सकते हैं अगर उनको वेट बढ़ाना है तो, और सीबकथॉर्न दे सकते हैं अगर उनको वेट कम करना है उस केस में तो। ठीक है। सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ ओबेसिटी। ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, हमने एक जो हमारा जो स्लाइड आई थी उसके अंदर ग्रीन कलर का एक सोफा बना हुआ था जिसके अंदर बहुत आरामदायक तरीके से हम लोग बैठ सकते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे डिटेल्ड वे में यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से जो है हम लोग कॉजेज जो है वो डिसाइड कर सकते हैं ओबेसिटी के। अगर इन सभी के बीच में आपके भी कॉजेज लाई कर रहे हैं, या आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके कॉजेज लाई कर रहे हैं, तो प्लीज उनको ये कॉजेज दिखाइएगा, उनके बारे में इन सभी के बारे में उनसे डिस्कस करिएगा और उनको समझाइएगा कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, सर्टेन मेडिकेशंस ऐसी होती है कि आप जो है ऐसी मेडिकेशन पे हो जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो वेट गेन करना स्टार्ट कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट है जो सोरियासिस का पेशेंट है, या और भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होती है जिसके अंदर हम लोग स्टेरॉइड्स जो है उनका यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां होती है जिसमें हम लोगों को स्टेरॉइड्स का यूज करना पड़ता है, जिसका एक कॉमन साइड इफेक्ट होता है कि हम लोग ओबेसिटी की तरफ जो है बढ़ने लगते हैं। हमारी बॉडी जो है वो धीरे धीरे अपना जो शेप है, इसका नेचुरल शेप, उसको लॉस करने लगती है। ठीक है। तो अगर आप इंटेंशनली कोई ड्रग्स ऐसी ले रहे हैं तो आप उससे बचिए। अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो अलग बात है, क्योंकि आपकी हेल्थ केस में मैंने हर बार बताया कि गुड एंड बैड रेशियो जो होता है उसको हम लोग को फॉलो करना है। नेक्स्ट इज ओवर ईटिंग। अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो भी एक वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट कॉज हो सकता है ओबेसिटी का। ओवर ईटिंग का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने अपने पुराने सेशंस में भी बताया है, लघु आहार और गुरु आहार आयुर्वेद में बताया गया है।
ठीक है। किस तरीके से हम लोग अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग गुरु आहार जो खाने में पचने में भारी होता है, उसको अगर हम लोग थोड़ी सी क्वांटिटी में अगर खाएंगे तो वो लघु कहलाया जाएगा, वो अच्छी तरीके से जल्दी पच जाएगा। वहीं इसी जगह अगर हमने कोई लघु आहार, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि हमने खिचड़ी बनाई, ठीक है, दाल और चावल की हमने खिचड़ी बनाई है, बहुत अच्छी तरीके से खिचड़ी बनी, खिचड़ी बहुत हल्की होती लेकिन हमने पूरा भगोना भर के खिचड़ी खाई, पेट भर के, यहाँ गले तक भर के, दैट मीन्स अब वो पचने में हमको भारी हो जाएगी। ठीक है। इसी तरफ जैसे भी हम लोग हैवी खाने की बात करते हैं, नॉनवेज तो है ही, बट एक राजस्थान का दाल बाटी चूरमा बहुत फेमस है। ठीक है, बहुत हैवी जो है वो मील हो जाती है। अगर आप 2 बाटी खाओगे और चूरमा और दाल खाओगे तो मीन्स वो आपको बहुत ज्यादा जो है बॉडी में फुलनेस जो है डेवलप कर देगा। बट उसी जगह अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी में उसका सेवन करते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए लघु होगा, वो जल्दी पच जाएगा। ठीक है, तो ओवर ईटिंग आपको नहीं करनी, एक सिटिंग में नहीं करनी, और बार बार छोटे छोटे पोर्शंस में भी आपको बहुत ज्यादा नहीं खाना है। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप थोड़ी थोड़ी देर में आपको भूख लग जाती है तो आप हेल्दी चीजें खाएं, फाइबर रिच डाइट खाएं, ना कि बर्गर पिज्जा समोसा इस तरीके की चीजें खाएं जो आपको और ज्यादा जो है बॉडी के अंदर ओबेसिटी को सपोर्ट करने में जो है वो हेल्प करती है। ठीक है, इन सभी चीजों को आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज इनएक्टिव, आपको इनएक्टिविटी जैसी चीजें नहीं करनी है, बॉडी को एक्टिव रखिए, बॉडी को थोड़ा सा मतलब प्रेशराइज करिए कि वो आपका आपका ध्यान रखे, उसको प्रेशर में रखिए। अगर आप प्रेशर में बॉडी को रखेंगे तो वो काम करना सीखेगी। हमारी बॉडी जो है, हमारा जो शरीर है, वो एक प्रकार की मशीन है, जिस मशीन में अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसमें जंग लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में उसको आदत नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 30 दिन तक एक कमरे में बंद रहते हैं, 30 दिन के बाद में जब आप बाहर निकल के चलना शुरू करते हैं तो आपकी सांस फूलने लगेगी। ठीक है, आपसे चला नहीं जाएगा, आपको चक्कर आएगा। तो आपकी बॉडी को आपको एक्टिव रखना है। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते, जो हमारी महिलाएं जो खेत में काम करती है, जो घर का पूरा काम करती है, उनकी बॉडी एक्टिव रहती है। वहीं इसी जगह अगर हम लोग बहुत ज्यादा जो हमारी बॉडी का यूज नहीं करते, हम फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं अगर, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो है वो सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर वर्क्स जो है वो नहीं कर पाती, और उसको कहीं ना कहीं एक्सर्शन जो है वो फेस करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लेक ऑफ स्लीप। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि वो इंसान बहुत सोता है इसलिए वो मोटा हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेक ऑफ स्लीप इज ऑल्सो अ मेन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ओबेसिटी। किसी इंसान को अगर नींद नहीं आ रही है, या वो रात भर जगता है, या रात में लेट नाइट तक जगता है, वो भी एक कारण हो सकता है आपके मोटापे का। कहीं ना कहीं वो, क्योंकि स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ाता है, और बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स जो है वो चेंज करता है, हमारी जो बॉडी की स्लीप साइकिल है उसको डिस्टर्ब करता है, और अल्टीमेटली जो है वो ओबेसिटी कॉज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आप फिजिकल वर्कआउट करें, कहीं ना कहीं अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अल्टीमेटली नींद आएगी। बोलते हैं ना कि मेहनत अगर आप करोगे तो आपको बहुत आराम से नींद आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ इसकी पहली वाली स्लाइड में, कि अगर आपकी पेरेंटिंग ही अगर आपकी ऐसी हुई है कि, सॉरी पेरेंटिंग नहीं, जैसे कि आपके जीन्स ही इस तरीके के हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ओबेसिटी होगी, तो फिर उसके अंदर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट स्टिल हम कोशिश कर सकते हैं कि हम एक्सरसाइज करें। ठीक है, हमारी बॉडी को फिट रखें, और वो रेगुलर करें। ऐसा नहीं है कि हमने 1 या 2 महीने एक्सरसाइज कर लिया फिर उसके बाद में हम नहीं कर रहे। ठीक है, हमने एक्सरसाइज करना है, हमने फिजिकल वर्कआउट करना है, हमने हेल्दी डाइट खानी है। इसी वजह से हम लोग, इन्हीं सभी कारणों की वजह से हम लोग जो है हमारी ओबेसिटी से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज इज स्मोकिंग। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर वो सारे केमिकल्स, वो सारे जो रेजिस्टेंट डेवलप करते हैं हेल्दी टिश्यू के लिए, कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं स्मोकिंग। हमको ध्यान रखना है, नहीं करना है। आपके आसपास में कोई अगर ऐसे पेशेंट्स हैं जो स्मोक करते हैं तो उनको आप एडवाइस करें कि आप स्मोकिंग को जो है स्टॉप करें, ना केवल ओबेसिटी में बल्कि लंग्स प्रॉब्लम में, हार्ट प्रॉब्लम्स में, ब्लड प्रेशर में, इन सभी चीजों में स्मोकिंग जो है बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। गट हॉर्मोन्स अगर हम देखें तो हमारी बॉडी के, मैंने बता दिया है, हॉर्मोन्स जो है वो बैलेंस करते हैं हमारी बॉडी में। अगर हम खाना खा रहे हैं बहुत ज्यादा, जो अगर हमने खाना खाया है, हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, थोड़े थोड़े टाइम बाद अगर हम खाना खा रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आयुर्वेद में एक अध्यशन वर्ड बोला गया है ना, अध्यशन यानी कि अभी आपने खाना खाया, आपने पूरा खाना खा लिया, आधे घंटे बाद आपने फिर से कुछ खा लिया, ठीक है, या फिर 1 घंटे बाद आपने फिर से कुछ खा लिया, दैट इज आपकी बॉडी अभी उस खाने को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करी है।
है ना, अभी उसने डाइजेस्ट पूरा किया नहीं है, डाइजेशन यानी कि पाचन की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है, और आपने जो है उसके ऊपर दूसरी चीज जो है वो और डाल दी, ठीक है। अब क्या होगा, उसका अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा कि वो पचा हुआ खाना तो नीचे जाएगा ही, साथ में जो आपने खाना खाया वो नहीं पचेगा अच्छे से, और वो भी नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की, जैसे मैंने ओवर ईटिंग बताया था कि थोड़ी थोड़ी देर में भी आपको कुछ खा लेना, ऐसा नहीं है, एक प्रॉपर टाइम इंटरवल रखिए। अगर आपने कुछ खाया है तो 3 से 3.5 घंटे के बाद में कुछ खाइए। ऐसा नहीं है कि अभी आपने ये खा लिया 1 घंटे बाद फिर आप कुछ खा रहे हैं, इसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उसको भी पचाने में कमी करती है, उसको भी एब्जॉर्ब करने में भी कमी करती है, तो उन सभी चीजों का खाने का कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट इज स्वीटेंड ड्रिंक्स, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा सोडा का या शुगर का जो है यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, या अगर कोई पेशेंट जो है, अगर आपको पता है, मुझे नहीं ध्यान, अगर आप लोग कॉल्स पे पूछते हैं कोई भी पेशेंट है ओबेसिटी का, तो हम लोग उसको मेटाबॉलिक स्टेज 1 2 3 देते हैं, ठीक है। साथ में उनको मैं बोलती हूँ कि आप कार्बोहाइड्रेट जो डाइट है उसको कम करिए, शुगर इंटेक जो है वो कम करिए। अगर आपने शुगर इंटेक, एक्स्ट्रा जो शुगर इंटेक होता है उसको कम कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जो है वो अपने आप जो है सेटल्ड आउट होने लगेगी, जिस कारण की वजह से, यानी कि अगर स्वीटेंड ड्रिंक्स की वजह से अगर आपकी जो बॉडी है वो ओबेस हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। स्वीटेंड ड्रिंक्स में सिर्फ सोडा नहीं आता, कोई भी स्वीटनर्स जो रहते हैं, जैसे माजा हो गया फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा मिठाई हो गया जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके की चाशनी से बनी हुई कुछ चीजें हो गई जैसे डायरेक्टली जिसमें शुगर यूज हो रही है, तो कोशिश करिए उनको कम आप कंज्यूम करें, क्योंकि मीठा जो है, स्वीटेंड चीज जो है वो हानिकारक है ही, साथ में शुगर जो है वो भी जो है आपके लिए नुकसानदायक होगी, ठीक है। तो ये कुछ कारण है ओबेसिटी के। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारे दिमाग में जो आती है, अगर हम जैसा खाएंगे हमारा पेट वैसा ही बनेगा। अगर हमने हेल्दी खाना खाना है, अगर हमने हेल्दी खाना खाया है, वेजिटेबल्स ली है, ठीक है, फ्रूट्स लिए हैं, तो हमारा डाइट जो है हमारी बॉडी को उसी तरीके से बिल्ड करेगा जो जैसा हमने खाना खाया है। हमारा ब्रेन डेवलपमेंट, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट, हमारी इम्यूनिटी का डेवलपमेंट भी वैसा ही होगा। बट उससे अपोजिट अगर हमने इस तरीके का खाना खाया है जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है, तो वो अल्टीमेटली हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में डालने की ताकत रखता है, ठीक है। अगर आपने देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखें, 50 to 60% कोशिश करिए कि जो रॉ प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं सैलेड आप खाइए, ठीक है, फ्रूट्स आप खाए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो वहीं पे हम लोग कट आउट कर देते हैं, जो आर्टिफिशियल हम लोग पिज्जा बर्गर इन सब के अंदर जो शुगर जाती है वो बंद हो जाती है, वो डाइजेस्ट नहीं होती है, ठीक है। उसके अलावा हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जंक फूड और जो पैक्ड फूड है उनको खाना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर आप बर्गर खाते रहेंगे तो आपका पेट भी जो है वो बर्गर जैसा हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि डाइट बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल हमारे सामने प्ले करती है कि किस तरीके की हमारी बॉडी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ ओबेसिटी। आपको पता कैसे चलेगा कि भैया आप ओबेस हो रहे हैं? सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिख ही रही है प्रॉब्लम आपको, ठीक है, आपका शरीर जो है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, आपके कपड़े जो है आपको फिट नहीं आएंगे। बट इन केस अगर आप हेल्दी वे में देखें, कोई पेशेंट है जो मोटा है बट स्टिल अगर वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो उसकी लाइफ के लिए होनी चाहिए जैसे हेल्दी डाइट, हेल्दी स्लीप साइकिल, ठीक है, हेल्दी फिजिकल वर्कआउट वो करता है, तो ये सारी चीजें उस पेशेंट में देखने के लिए नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो आपको उनकी ये परीक्षा करनी है। सबसे ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग स्वेटिंग उसको होगी, बहुत ज्यादा उसको पेशेंट को जो है पसीना आएगा, डबल चिन उसकी हो जाएगी, ठीक है। डबल चिन यानी कि ये जो हमारी चिन होती है इसके नीचे एक और चिन दिखाई देगी, नीचे से एक और जो है गर्दन जो है लटकती हुई दिखाई देगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसकी गर्दन हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है। एक्सेस फैट डिपोजिशन इन एब्डोमेन एंड वेस्ट, कमर के यहाँ पे, पेट के यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है फैट जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। ब्रेथलेसनेस उसको होगी, थोड़ा सा चलेगा सांस फूल जाएगी, ठीक है, वहां तक जाना है सांस फूल जाएगी, उसको गाड़ी लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रेथलेसनेस होगी, अच्छे से अपना कोई भी काम नहीं कर पाएगा, फीलिंग टायर्ड, हमेशा थका थका रहेगा, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत भी करेगा, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा चलेगा और थक जाएगा। बट यहाँ पे मैंने अभी ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले, मतलब सिम्टम्स ऑफ ओबेसिटी, ये पॉइंट स्टार्ट करने के पहले एक चीज बताई थी कि अगर कोई पेशेंट है या अगर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, उसकी बॉडी जो है वो ओबेज है,
देखने में, लेकिन उसको एक्सेसिव स्वेटिंग नहीं होती है, डबल चिन भी नहीं है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर हमको रनिंग के लिए उसको बोल दें, वो यहाँ से वहां तक रन भी कर लेगा, बट स्टिल उसके अंदर एक स्फूर्ति है, वो टायर्ड नहीं है, यानी कि वो रेगुलरली फिजिकल वर्कआउट करता है या करती है, और साथ में फैट डिपोजिशन इज ठीक है अगर है। बट अगर इन केस उन्होंने ध्यान दिया तो बॉडी मोटी दिखने के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स है वो उनको कहीं भी अफेक्ट नहीं करेंगे। अफेक्ट नहीं करेंगे मीन्स वो अल्टीमेटली अपनी बॉडी को या अपने ऑर्गन्स को जो है वो हेल्दी रखने में काफी हद तक जो है वो कामयाब हो जाएंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मेरा यही था कि अगर कोई पेशेंट है जो ओबेज है, अगर उनकी नींद नहीं खुली है, अगर वो नहीं जगे हैं, तो उनको ये चार्ट दिखाइए, उनको बताइए कि भाई देखो, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुमको ये सारी बीमारियां होगी। ठीक है ना। अगर आपको ओबेसिटी है तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल आप इस चीज से सफर करेंगे कि आपको बहुत सारी जो है लीवर डिजीजेस हो सकती है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हार्ट डिजीज हो सकती है, मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कैंसर की जो है रिस्क बढ़ जाती है, डिसलिपिडीमिया यानी कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ऊपर नीचे बहुत ज्यादा आएगा, टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है, जो हमारी बहुत ज्यादा इस चीज से मैटर करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंसुलिन जो है वो बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाएगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा, ग्लूकोज को बैलेंस नहीं कर पाएगा। किस कारण से? फैट सेल्स डिपोजिशन की वजह से, है ना। फैट सेल डिपॉजिट कहाँ होगा? ओबेसिटी में ही तो फैट डिपॉजिट होगा, पतले इंसान में थोड़ी ना फैट डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो आप उनको ये बताइए कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगेन मैं फिर उसी इंडिविजुअल को लेके आती हूँ जिसकी बॉडी तो आप देखेंगे कि ठीक है ओबेस दिख रही है, बट स्टिल अगर वो प्रॉपरली वर्कआउट करते हैं, प्रॉपर डाइट मेंटेन करते हैं, अपनी स्लीप साइकिल को रेगुलर रखते हैं, तो उनको हाइपरटेंशन जो है वो नहीं होगा, टाइप 2 डायबिटीज से वो नहीं जो है परेशान हो सकते हैं, उनका लिपिड प्रोफाइल जो है वो पूरी तरीके से नॉर्मल होगा, कोलेस्ट्रॉल उनके कब्जे में होगा। ठीक है, कैंसर की जो रिस्क है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। आप देखेंगे कई बार कुछ लोग आते हैं आपके पास में, बोलते हैं कि बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूं मैं, या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया हूं मैं। क्यों? आपकी बॉडी आपका साथ ही नहीं दे रही है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से खड़े होकर के 10 कदम चल के कुछ काम करना है और अगर आप वो काम नहीं कर पा रहे हो, तो अल्टीमेटली जो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है आपकी लाइफ में या आपके अंदर, उस चीज से फाइट करने के लिए आपको अपनी बॉडी के ऊपर वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और इसी के कारण डे जॉय के जो सीएमडी मैम और सर है, एमडी सर है, अनमोल सर, दिव्यांश सर, इंदिरा मैम, इन सभी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने हमको हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया है, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें कि हम अपने अच्छे अच्छे हेल्दी मैसेजेस जो है वो दे सकते हैं। मैं कुछ बातें जो अगर आपसे शेयर कर रही हूँ तो आप अपने जो भी आसपास के लोग हैं उनसे बातें शेयर कर सकते हैं। एक अच्छी हेल्दी कम्युनिटी जो है हम उसका फॉर्म कर सकते हैं, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम कर सकते हैं, हम बहुत सारी छोटी छोटी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ ठीक है, ये यहाँ तक ओबेसिटी का था। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि ओबेसिटी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लाइफ थ्रेटनिंग काम भी कर सकती हैं। हाइपरटेंशन आपने होना ही होना है, लीवर डिजीज आपको होना ही होना है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स यानी कि फीमेल्स में देखा जाए तो मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको हो सकती है। ठीक है, उनको पीसीओडी अगर आप देखते होंगे तो उसकी वजह से, हार्मोन्स की वजह से उनकी बॉडी के अंदर, हालांकि ओबेसिटी आती है, ओबेसिटी की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है, बट स्टिल मेल्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो लिबिडो, उनको सेक्स करने में प्रॉब्लम हो सकती है, उनके हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो सकते हैं। इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स है वो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आएगी। हार्ट डिजीज में अगर आप देखेंगे तो हमारा हार्ट पंप करना, प्रॉपरली पंप करना, अरिदमिया यानी कि जिस तरीके से, जिस रिदम से हार्ट पंप करता है वैसा पंप नहीं करता है, जो उसका नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है वो अपने शेप से बड़ा हो जाएगा, अपनी जो वेसल्स है उसके अंदर क्लॉट्स बन जाएंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं खून का थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से जो वेसल्स है वो क्लॉट हो जाती है। तो इन सभी चीजों का हमको ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किस तरीके से हम अपनी जो लाइफ है उसको कैसे भी करके सेव कर सकते हैं इन सभी प्रॉब्लम से, जो हमको अल्टीमेटली आगे कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट, हाउ टू प्रिवेंट ओबेसिटी। ठीक है, हम लोगों को ओबेसिटी किस तरीके से जो है वो प्रिवेंट करना है। आज हमारे पास बहुत ज्यादा जो है इंडिविजुअल्स जो है जुड़े हुए हैं, हमारे डे जॉय फैमिली के मेंबर्स।
तो अभी क्योंकि आप लोग सभी जुड़े हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ हमारे पास इंडिविजुअल्स हो गए हैं, तो मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ, प्लीज हमारा सेशन खत्म होगा उसके बाद में आप लोग लेफ्ट ना करें। मुझे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अनाउंसमेंट करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, ताकि आपको ध्यान रहे, आप भूले ना। ठीक है, सो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, हाउ टू प्रिवेंट ओबेसिटी। जो भी चीजें, जो भी कारण मैंने आपको बताए हैं ना अभी, ऐसा खाना है, ऐसा नहीं खाना है, ठीक है, इन इन कारणों की वजह से ओबेसिटी हो रही है, तो उन जो भी कारण ओबेसिटी को उत्पन्न करते हैं उन सभी के अपोजिट अगर हम काम करेंगे, तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ कैसे हम उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज खाने की अगर बात आती है, तो आपको जो फास्ट फूड है वो खाना बंद कर देना है, जंक फूड जो है वो खाना बंद कर देना है, हेल्दी डाइट आप लीजिए। ठीक है, सैलेड लीजिए, फाइबर रिच डाइट लीजिए, शुगर कंटेंट जो है डाइट के अंदर बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है, आपको लगेगा थोड़े टाइम तक, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा मसाले वाली और अच्छी अच्छी टेस्टी चीजें खा लेते हैं और उसके बाद में जब हमको सैलेड खाने के लिए बोला जाता है, तो हमको ऐसा लगता है कि अरे हम ये क्या घास फूस खा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको अपनी मेंटलिटी को इस मैच्योरिटी तक लेके जाना है कि या तो आप अपनी जुबान को यानी कि अपनी टंग को जो है स्वाद दे दें और बॉडी को अनहेल्दी कर लें, और या फिर आप अपनी जुबान को यानी टंग को बोलें कि ए चुप रहे, ये नहीं खाना है, ये खाना है, और अपनी बॉडी को आप हेल्दी रखें। ठीक है, अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज में अपने बच्चों को इस चीज के लिए गाइड किया कि क्या आपको खाना है, अगर आपने अपनी टंग की बात मानी, तो आपकी बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होने वाली है। और अगर आपने अपनी बॉडी को ध्यान में रखते हुए टंग से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो आप बहुत ज्यादा हेल्दी लाइफ जिएंगे। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ना कि कितनी लंबी जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी शुरुआत पॉइंट की मैंने स्ट्रेस को अवॉइड करके पहले डाइट इसलिए लिया, क्योंकि हम लोग इस जीवन में खाना जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, सभी देते हैं, अच्छा खाना सबको अच्छा लगता है। कभी कभार खाइए, टाइम फिक्स करिए कि कब आप चीट डे करेंगे अपना, किस समय पे आप ये सभी चीजें खाएंगे, बट रेगुलर बेसिस पे इस तरीके की चीजों को जितना हो सके अवॉइड करिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रह सके। नेक्स्ट इज स्ट्रेस को अवॉइड करना है। अगर आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस रहेगा, आप बहुत ज्यादा उल्टी सीधी चीजें खाएंगे, बहुत ज्यादा वर्कआउट करने पे ध्यान नहीं देंगे, अपना जो स्केड्यूल है वो नहीं बना पाएंगे, जो आपने सोचा है वो नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेस को अवॉइड करना है। स्ट्रेस को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? फिजिकल वर्कआउट करके। ठीक है, जितना आप फिजिकल वर्कआउट करेंगे तो उतना ज्यादा आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीव रहेगा। अगर आपको, मैं एक थॉट है मैं बताती हूँ कि अगर आपको कभी भी टेंशन हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लाइफ में हो रहा है, तो जाके घर से बाहर निकल के एक वॉक करके आइए। ठीक है, जब आप भागेंगे कम से कम 400 मीटर तक अगर आप भाग करके देखें, तो आपको पता चलेगा कि मेरी जो मेंटल अनस्टेबिलिटी है, यानी कि जो मैं मानसिक तनाव में हूँ, उससे ज्यादा तो मेरा जो फिजिकल बॉडी है वो खतरे में है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी चलने के बाद में, थोड़ा सा दौड़ने के बाद में हम हांफने लगते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी फिजिकल वर्क पे ध्यान देना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अपनी जो फीमेल वर्कर्स हैं, फीमेल फ्रेंड्स हैं, घर में मम्मी हैं, सिस्टर है, वाइफ है, दादी हैं, इन सभी को आप बोलिए कि आप वर्कआउट करो। वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि आप 1.5 घंटे तक जिम में जा रहे हैं। अगर आप आधा घंटा भी खुद की बॉडी के लिए निकालते हैं, जिसमें आप योगा प्राणायाम आदि का इस्तेमाल करते हैं, उनको प्रैक्टिस करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, कुछ भी, सिर्फ 30 मिनट्स अगर आप निकालेंगे अपनी बॉडी के लिए, तो वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड करने वाली है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, कुछ भी मत करिए, सूर्य नमस्कार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे आसनों का कॉम्बिनेशन है जिसमें आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में सूक्ष्म व्यायाम करके आप सूर्य नमस्कार करिए, या जो भी पेशेंट है उसको सजेस्ट करिए। पीसीओडी के पेशेंट्स में सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बॉडी के हर ऑर्गन को वो स्ट्रेच करके हार्मोनल लेवल्स को जो है वो बैलेंस करता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो भी आपके बैड हैबिट्स है, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, या आप कोई भी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो है उनका आप कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उन सभी को प्लीज आप स्टॉप करें। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको पेट का और जीभ का एग्जांपल दिया था कि आपको क्या करना है आपकी लाइफ में, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको अपनी
पेट की या अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपने ब्रेन का, माइंड का ध्यान रखना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जो भी अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, आइदर वो नोज के थ्रू हो, स्मोकिंग कर रहे हैं, माउथ के थ्रू हो, कोई भी ड्रिंकिंग वगैरह कर रहे हैं, या कोई ड्रग्स ले रहे हैं। आई डोंट नो, अभी इतने सभी लोगों में, हम लोगों में से तो ऐसा कोई नहीं होगा जो ड्रग्स वगैरह लेता होगा, बट स्टिल हमारे टच में कोई ना कोई ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, और वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से सफर होते हैं। नेक्स्ट इज अवॉइड टीवी। आप कोशिश करें, क्योंकि टीवी अवॉइड करने के लिए इसलिए बोला गया है कि बहुत ज्यादा हम उसके सामने बैठ के सीटिंग को जो टाइम है वो बढ़ जाता है। ठीक है, दैट इज वाई हमने यहाँ पे मैंने बताया है कि आप जो है टीवी को अवॉइड करिए। तो दिस इन सभी चीजों को अवॉइड करने से हम देख सकते हैं कि हमारी जो ओबेसिटी है वो काफी हद तक हम लोग कंट्रोल करेंगे। जो अनहेल्दी फूड है उसको लिमिट करना है, इसके बारे में बता चुकी हूँ। इंक्रीज फिजिकल जो एक्टिविटी है, जो भी हमारा, जैसे कि मैंने अभी बताया था, साइकिलिंग आप कर सकते हैं, आप वेट लिफ्टिंग आप कर सकते हैं, आप चाहे तो सूर्य नमस्कार जो है वो कर सकते हैं। कुछ नहीं हो, सिंपल आप वॉक के लिए जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी बॉडी के लिए जो है आप टाइम निकालें। ठीक है, अपनी जो स्लीप जो टाइमिंग है ना, उसको भी आपको इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं है कि 5 घंटे सिर्फ आप सो रहे हैं या 3 घंटे सो रहे हैं और टाइम निकाल रहे हैं। आपकी बॉडी को रिलैक्स होने के लिए भी एक टाइम ड्यूरेशन चाहिए, उसमें बॉडी हमारी हील होती है। ठीक है, तो आपकी नींद जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपना सिट टाइम यानी स्क्रीन टाइम जो है वो कम करें। जैसे कि मैंने भी बताया था कि आपको टीवी जो है वो नहीं देखना है, लिमिटिंग टेलीविजन टाइम। ठीक है, जिसकी वजह से स्क्रीन टाइम जो है वो कम होता है। इसकी वजह से जो सिट टाइम है यानी कि बैठा हुआ जो टाइम है वो काफी हद तक उसको हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि हमने हमारी बॉडी के लिए कुछ भी करना स्टार्ट किया है, तो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम उसको रेगुलर मॉनिटर करें। ठीक है, अपना जो वेट है उसको रेगुलर मॉनिटर करें। स्टार्टिंग के 20 डेज तक मे बी हो सकता है, 15 to 20 डेज आपको अपनी बॉडी के अंदर कोई भी वेट चेंज देखने के लिए ना मिले, बट इससे हमको घबराना नहीं है, उससे हमको परेशान नहीं होना है। हमको कंसिस्टेंटली जो है हमारी बॉडी के ऊपर काम करते रहना है, जिसकी वजह से वो हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे। यहाँ पे अगेन मैं एक चीज पूछूंगी, बहुत सारे जो कॉल्स आते हैं, पेशेंट पूछते हैं, मैंने उनको बोला कि मान लीजिए आपको ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैंने सजेस्ट किया कि आप फिजिकल वर्कआउट करिए। जैसे हाइपोथायराइडिज्म के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास कॉल करते हैं, उसमें हम लोग बोलते हैं उनको मेटाबॉलिक स्टेज 1-2 लेने के लिए मेडिसिन। ठीक है, आप एक हद तक लेने के लिए 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लेंगे, लेकिन फिर आप बोलते हैं कि हमको कब तक मेडिसिन लेना है, तो मेडिसिन हम स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन जो फिजिकल वर्कआउट यानी कि उसमें जो वॉकिंग बताई गई है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, हम सब सुबह उठ के नहाते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, हम पूजा रेगुलरली करते हैं, तो हम एक्सरसाइज यानी कि हमारा जो फिजिकल वर्कआउट है वो रेगुलर क्यों नहीं करते? ठीक है, उसको हमको एक इम्पोर्टेंट जो है हमारी लाइफस्टाइल में जो है उसको एक जगह देनी है। आयुर्वेद में भी हमारे दिनचर्या के अंतर्गत व्यायाम का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कभी हम लोग होगा तो इसकी चीज के लिए सेशन लेंगे कि दिनचर्या यानी कि हमारे जो भी हम इंडिविजुअल्स हैं उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से जो है उनका दिन जो है वो निकलना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप ओबेसिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हो, किन किन चीजों के ऊपर ध्यान दे सकते हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि मैंने बताया, एडिक्वेट स्लीप आपको लेनी है। नेक्स्ट इज गोल सेट करना है कि हमें ये एक्सरसाइज करना है, हमें डेली रेगुलर बेसिस पे इन चीजों को फॉलो करना है, तो फॉलो करना है। अगर आप गोल सेट करेंगे तभी उस गोल तक पहुंच पाएंगे। अगर आपने गोल सेट नहीं किया तो आप इधर उधर बस ऐसे ही रास्ता भटकते रहेंगे। ठीक है, हमारी जो कैलोरी इंटेक है उसको हमको कम करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर हम चीज खाते हैं तो वो लॉट्स ऑफ कैलोरीज जो है किसी काम की नहीं वाली कैलोरीज होती है, जो हमको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करती है। उसका हमें ध्यान रखना है, कैलोरीज के अकॉर्डिंग हम लोग खाएं। एक ही बार में हमें कितनी कैलोरीज मिल रही है उसके लिए आजकल बहुत ज्यादा जो है प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे एप्स है, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट इज रीड द लेबल। देखना है आपको कि आप क्या खा रहे हैं। ठीक है, डिब्बा बंद खाना है, उसके अंदर कितनी कैलोरीज है, उसके अंदर हमको कितना न्यूट्रिएंट्स कंटेंट मिल रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने गुटखा तंबाकू का पैकेट लाया और फाड़ करके खा लिया,
ठीक है, हमें ध्यान होना चाहिए कि अगर हम अपने बॉडी के अंदर हमारे मुंह में कोई भी चीज रख रहे हैं तो उसका कितना फायदा हमारी बॉडी के अंदर वो करेगा। इस चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये जो है हैबिट प्ले करती है, रीड द लेबल वाली, कि हमें पता होना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या खा रहे हैं। फिर हमें हेल्दी फूड जो है उसको चूज करना है इंस्टेड ऑफ कोई भी, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि हमारी जुबान को लगाम देनी है। बहुत ज्यादा जो है अनहेल्दी डाइट हमको नहीं उसका सेवन करना है। क्रेविंग्स जो होती है उसको हम लोगों को कंट्रोल करना है। हमारा माइंड जो है वो बहुत ज्यादा, जो एक तरीके से देखा जाए तो चैंपियन होता है। हमें जैसे तैसे उसको बोलना है कि आपको किस तरीके से हमें उसको ट्रेन करना है, हमें उसको बताना है कि भाई आप ऐसा ना करें। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज उसको ट्रेन करना है कि आप ये खाइए, ये आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद है और हम यही खाएंगे। तो आपका माइंड एक दिन नहीं मानेगा, 2 दिन नहीं मानेगा, लेकिन उसके बाद में उसको पता चल जाएगा। लिमिट सोडियम, नमक का कम वापर करना है। सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज, इसका कारण ब्लड प्रेशर में भी होता है ना। जो भी पेशेंट्स जो होते हैं ब्लड प्रेशर वाले, उनको हम लोग बोलते हैं कि नमक कम खाओ। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो नमक डालना ही बंद कर देते हैं, ठीक है, वो भी एक चीज ठीक नहीं है। लिमिट में, अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी चीज की अति हर जगह गलत होती है, लेकिन जितनी जरूरत वहां है उतना तो आपको लेना ही पड़ेगा। मैंने आपको बोला नमक खाना कम करो, आपने सब्जी में बिल्कुल ही नमक कम कर दिया, नमक आप ले ही नहीं रहे, वैसा खाना आप कितने दिन खा पाएंगे? 20 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 6 महीना? उसके बाद आप उस खाने से ऊब जाएंगे। फिर आप उसके बाद में जो नमक खाना स्टार्ट करेंगे वो जो नॉर्मल लेवल है उससे भी ज्यादा करेंगे। तो बेटर ये है कि उसको कम ना करें, बट एटलीस्ट एक लेवल फिक्स करें कि जैसे सब्जी बन गई है तो उसके ऊपर हमको एक्स्ट्रा नमक नहीं डालना है। सैलेड अगर है तो सैलाड के ऊपर हमको ऊपर से एक्स्ट्रा नमक नहीं डालना है। अचार को अवॉइड करना है जितना हो सके, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है नमक दिया 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 रहता है। नेक्स्ट, चेक योर बीएमआई। मैंने सबसे पहले बीएमआई आपको बताया था कि कैसे मेजर करना है, किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको बीएमआई को चेक करना है। अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको सिखाना है कैसे बीएमआई चेक करते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, स्टे फिजिकली एक्टिव, जिसका मैं बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आपको काम करना है फिजिकली, किस तरीके से आपको सूर्य नमस्कार एक्सरसाइज करनी है, किस तरीके से आपको सारी चीजें फॉलो करनी है। ये ब्रीफली डूज एंड डोंट्स की लिस्ट है। इसको आप आराम से जो है देख सकते हैं, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमको क्या करना है। डेक्सट्रोज शुगर को मना करना है, ठीक है। फ्रूट्स को जो है वो वॉश करके खाना है। 6 आवर्स की एटलीस्ट हमको जो है स्लीप लेनी है। ये सारी चीजें हमको करनी है। ओमेगा 3 का जो हमको सेवन करना चाहिए, ठीक है। हमको धीरे धीरे आराम से खाना खाना चाहिए। इन सभी चीजों को हमको फॉलो करना है। क्या क्या चीजें नहीं करना है उसके लिए नीचे रेड कलर की स्ट्रिप में डोंट्स के अंदर बताया गया है कि आपको जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड वगैरह नहीं खाना है। हेल्दी फूड हमेशा खाना है। स्लीप साइकिल को है ध्यान रखना। प्रोलॉन्ग्ड सीटिंग जो है उसको ध्यान रखना है। सेल्फ मेडिकेशन जो है जिसमें जितना हो सके अवॉइड करिए। इसमें एक पॉइंट आया था मेडिकेशन वाला जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो मोटी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि आपको ये बीमारी है, इसकी वजह से आपको ये मेडिसिन लेना ही लेना है, तो कोई परेशानी नहीं है, उसको आप कंटिन्यू करिए। लेकिन अपनी मर्जी से हमें कोई भी मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए। उसका मेन इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है ना। मैंने मेडिकेशन के लिए बोला कि सर्टेन मेडिकेशन जो है वो भी ओबेसिटी को कॉज करते, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जो है मेडिसिन लेना बंद कर दें कि भाई हम ये दवाई नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जो भी चीज बोल रही हूँ आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं उसको किस वे में बोल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ये चीज समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, तो आपको एग्जैक्टली जो है वो चीज उसका पॉइंट जो है वो समझ में आ जाएगा। खाने का ध्यान रखना है, किस तरीके से खाना नहीं खाना है, कैसा खाना खाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये कुछ स्पेसिफिक योगा, वैसे तो आप अगर देखें तो आपकी बॉडी के लिए कोई भी फिजिकल वर्कआउट आप अगर करते हैं ध्यान में रख के, मेंटेलिटी बना करके कि हमें ये करना है, तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। बट स्पेसिफिकली अगर वेट लॉस के लिए अगर हम देखें तो कुछ आसनास बताए गए हैं। भुजंग आसन, जैसे जिसको हम लोग कोबरा पोज बोलते हैं, नौकासन या बोट पोज, जो हमारी जो टमी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, थाइस के ऊपर जो है प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो फैट्स है उसको कम करता है। एंड नेक्स्ट इज कुंभक आसन। यहाँ पे जो प्लैंक पोज होता है वो भी हमको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे स्टमक वाला जो रीजन रहता है, हमारा जो टमी वाला बेली वाला जो रीजन रहता है, वहां
पे प्रेशर पड़ता है। इसी तरीके से चेयर पोज, उत्कट आसन जिसको बोलते हैं, ठीक है। अपवर्ड पोज में अधोमुखासन होता है, फेसिंग डॉग। नेक्स्ट इज कैमल पोज, यानी कि उष्ट्रासन, यानी कि ऊंट जैसा होता है, उस तरीके से इसका पोज जो है वो बताया गया है। देखिए मेरा एरो जो है वो येलो कलर की, इसमें थर्ड वाला जो है ये उष्ट्रासन कैमल पोज है। नेक्स्ट इज ब्रिज पोज, यानी कि सेतु बंधासन। इस तरीके से पेशेंट को पहले लेट करके जो है ये आसन करना है। बोट पोज मैं बता चुकी हूँ। एंड नेक्स्ट इज वरियर पोज, यानी कि वीरभद्रासन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इस कारण से स्ट्रेचिंग होगी, किसी ना किसी वजह से वहां आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहां बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ जो है वो लगानी पड़ रही है। अगर वहां का स्ट्रेंथ लगाने की वजह से वहां के जो मसल्स है वो काम करेगी, और वहां आसपास में जो भी फैट डिपॉजिट है उसको आप बोल सकते हैं कि वो पिघल के निकलेगा या पसीने के थ्रू निकलेगा, या वो फैट जो है वो अल्टीमेटली जो है कम होगा, ठीक है। सो मेनली आप, जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने बताए हैं ये आसन ही करें, आप और आसन भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट ये तो करें। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये जस्ट एक मैंने आपको विजन दिया है कि आप ये आसन कर सकते हैं। बाकी आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर हेल्दी डाइट आप लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी बनेगी। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपने अच्छा खाना खाया तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं आपको बताएगा कि आपकी बॉडी आपकी किस तरीके से मदद कर रही है, ठीक है। आप थोड़ा बहुत भी चलेंगे, आप हाफेंगे नहीं, आप इरिटेट नहीं होंगे, ठीक है। फीमेल्स के इसमें जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती है वो नहीं होगी, काफी हद तक आप खुश रहने लगेंगे, मेंटली जो है वो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और इसके लिए मैं क्या क्या वर्ड्स यूज करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है, हेल्दी डाइट के और फिजिकल जो हमारा वर्कआउट होता है उसका, और हेल्दी बॉडी जो है हमें इन्हीं चीजों की वजह से मिलती है। सो दैट्स ऑल, हमारा आज का जो सेशन था वो यही था। जैसे कि मैंने बताया था, मेडिसिन वाला जो पोर्शन है वो हमने नहीं लिया है अभी। उसका रीजन ये है कि ये टॉपिक खुद जो है बहुत ज्यादा बड़ा जो है था, तो इसमें अगर मैं मेडिसिन भी इंक्लूड करती तो ये और ज्यादा जो है बहुत लंबा हो रहा था। तो कैसे करके मैंने इसको छोटा करके बताया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा फास्ट मैंने नहीं लिया है, मतलब फास्ट मैंने कोशिश की कि मैं नहीं बोलूं, बट मुझे इतना तो बोलना ही पड़ा, नहीं तो हम लोग सेशन जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाते। आज के सेशन की रिकॉर्डिंग पुनीत जी आप देख सकते हैं फेसबुक पे, जो है अपनी जितनी भी सेशंस होते हैं अपना डे जॉय प्राइवेट लिमिटेड पे सारे सेशंस जो है वो सेव्ड होते हैं। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि अपने जितने भी सेशंस अभी तक हुए हैं, अगर आप उसमें जाके स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, फेसबुक पे डे जॉय प्राइवेट लिमिटेड की साइट पे आप जाके अगर देखेंगे तो हमारे प्रीवियस सेशंस, अगर आप पिछले नहीं ले पाए हैं या कोई सेशन आपका मिस हो गया है तो वो भी आप ले सकते हैं। एंड लास्ट हमारा जो मेरा अनाउंसमेंट था वो अनाउंसमेंट ये था कि नेक्स्ट वीक से हाँ, अपना जो सेशन होगा वो फ्राइडे को होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन जो है वो फ्राइडे से हमारा स्टार्ट होगा। दैट मीन्स अभी जो हमारा नेक्स्ट सेशन है आई थिंक वो 1 सितंबर को आएगा। 29 को आएगा कि नहीं आएगा वो हम लोग जैसा भी होगा क्रिएटिव बनेगा बता दिया जाएगा, क्योंकि लास्ट और स्टार्टिंग का जो वीक रहता है वो जो है प्लान हम लोग सेशन नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स ऑल, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज मुझे इतने ज्यादा नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि ओबेसिटी में काफी लोगों का इंटरेस्ट था। आई डोंट नो सबको पता था इसलिए आए या फिर पता नहीं। आई होप इससे आपको काफी इंफॉर्मेटिव जो है चीजें मिली है, आपको काफी समझ में आया होगा। और आई होप आप इस चीज का फॉलो करें अपने रिलेटिव्स के लिए, खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए। एंड मोस्ट ऑफ दी जो फीमेल्स खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने इन लॉज के लिए, तो प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप खुद के लिए भी टाइम निकालें।
और खुद के लिए टाइम निकालेंगे, आप खुद की बॉडी को हेल्दी रखेंगे, तो आप मेंटली जो है वो फिट रहेंगे। अगर आप मेंटली फिट रहते हैं तो आप खुद भी खुश रहेंगे और अपने आसपास के जो लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, उनको भी आप खुश रखेंगे। वैसे तो खुश रखते ही हैं, ऐसा नहीं है कि फीमेल्स जो है वो खुश नहीं रखती, जो औरतें हैं वो रखती हैं, बट एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। अगर हमारी बॉडी हेल्दी रहती है तो हम अंदर से खुश रहते हैं, और वो हमें काफी ज्यादा हेल्प करता है हमारी बीमारियों से लड़ने में, हमारे रिलेशंस में और हमारी हेल्थ में वो चीज झलकती है। सो दैट्स ऑल। और आज जो हमारा डिस्कशन सेशन है वो हम नहीं करेंगे, और हमारा सेशन यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अच्छे से खाएं, अच्छे से रहें, फिजिकल वर्कआउट करें, और हमेशा अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। और जितना ज्यादा हो सके हमारा जो हेल्थ अवेयरनेस जो प्रोग्राम है, इसका जो रीजन है कि क्यों हम लोग ये कर रहे हैं, उस चीज को ध्यान रखें, और जितना ज्यादा हो सके आप अवेयरनेस इसके लिए फैलाएं, और ध्यान रखिए अपना। ओके, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग।